गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग भारत में संवैधानिक विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? इसका विलियम वुड सही हो जाएगा आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल में एक प्रशासनिक मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? विलियम वुड नहीं थे, बाकी क्लेवरी, वारवेल, मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस थे। 4 सदस्य थे। फिलिप फ्रांसिस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वारेन हेस्टिंग्स। उसमें गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? फर्स्ट, अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। इनकी संख्या बढ़कर 24 कर दी गई। इसमें से एक चौथाई 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। इनमें से कौन सा सही है? इसमें से तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन डी। 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम के कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कुल मिलाकर 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दशा में बड़ा कदम था। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट किया गया। उससे कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के पदाधिकारी अपने शासकीय रूप से किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में सही है? 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। सभी असैनिक, सैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन किया गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल था, उसकी 4 के स्थान पर 3 सदस्य वाले परिषद के हाथों में दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मंगलोर तथा मद्रास की परिषद का गठन किया गया और बंगाल को उनके अधिष्ठान के अधिकार पर दे दिया गया। यह बंगाल प्रेसिडेंसी की पद्धति के आधार पर मैंगलोर तथा मद्रास की परिषद का गठन नहीं किया गया था, बल्कि मुंबई तथा मद्रास की परिषद का गठन किया गया था। स्टेटमेंट 30 गलत हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। हाँ, होता है। इसका सही हो जाएगा स्टेटमेंट 1 to 4 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 30 गलत है। चार्टर अधिनियम 1795 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतंत्र सदस्य होने का अधिकार नहीं था। बाकी क्या क्या सही है वो देखिए। तो निम्नलिखित नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से जाने दिया जाने लगा तथा परंपरा 1979 तक लागू रही। कंपनी के व्यापारिक कार्यों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति 1786 के अधिनियम के निहित अपनाने वाले गवर्नर जनरल को भी दे दिया गया। चार्टर अधिनियम 1870 के प्रमुख सिद्धांतों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम कोट है, अंग्रेजी साम्राज्य के संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खातों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट में 1 लाख प्रतिवर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व प्रेरणा था। विज्ञान को उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय व्यापार को सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। यह तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चार्टर चार्टर अधिनियम 1833 की विशेषताओं पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य न्यायालय के चौथे सदस्य के रूप में चुना गया। भारतीय कानूनों को संक्षिप्त संहिताबद्ध एवं सुधारने की भावना से भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त करने की अनुमति मिली। यह तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चार्टर अधिनियम 1853 के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, इस एक्ट के तहत डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 16 कर दी गई, जिसमें 8 क्राउन मनोनीत किए गए थे। यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें 18 क्राउन से 6 क्राउन कर दिया गया था। इसमें 24 से घटाकर 18 की गई थी डायरेक्टर की संख्या और 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे।
भारत शासन अधिनियम 1858 के विषय में निम्नलिखित में से कौन गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके समस्त अधिकार एक 15 सदस्य परिषद को सौंप दी गई। अनुबंधित जनपद सेवा में नीतियां पूरी प्रतियोगिता पारित की जाने लगी। तो सही आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं, 5 वर्ष का नहीं होता है, 2 वर्ष का होता है। इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होते हैं। बाकी क्या क्या प्रावधान थे 1861 में? कानून बनाने के लिए कारिणी परिषद में न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 12 सदस्य को वायसराय मनोनीत कर सकता था। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इनमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेता होता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से तत्वों पर विचार करें। इस एक्ट में केवल भारतीय विधान परिषद को शक्तियों, कार्य तथा संरचना का उल्लेख किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। इस एक्ट के तहत निर्वाचित पद्धति की शुरुआत की गई, हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं था। निर्वाचन की पद्धति प्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। स्टेटमेंट 4 गलत हो जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट एक्ट के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सर्वोच्च विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई, जिसमें 37 शासकीय एवं 32 गैर शासकीय सदस्य थे। बजट पर बहस के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंट सुधार के अधिनियम के निम्नलिखित में से किसने कहा? यह एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र को गलाई घोट दी। के मुंशी ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ऐतिहासिक निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम अर्थात भारत शासन अधिनियम 1909 इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान किया गया और ली कमीशन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 13 अक्टूबर 1926 लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष का था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फेडरल लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया था? फेडरल लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को आया था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बड़ा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें लिखित योजना पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित से किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 पे। किस अधिनियम के तहत सिंध तथा उड़ीसा बिहार से पृथक कर 2 नए प्रांतों का गठन किया गया? यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा।
किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, विकासता का अधिकार पत्र कहा था, किस संदर्भ में कहा था? भारत शासन भारत शासन अधिनियम 1935 का, 35 को बोले थे। भारतीय राज्य सचिव मार्ले ने मिंटो को लिखा कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, उसका फल भीषण होगा। उपयुक्त बात किस अधिनियम के संदर्भ में की गई है? भारत शासन अधिनियम 1909 में संदर्भ में। निम्नलिखित से किस व्यक्ति ने भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कहा कि यह एक्ट को पूर्णतः सरा हुआ तथा मूल रूप से पूरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था? ये क्या था? एम ए जिन्ना ने। 1935 को भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 से लागू हुआ। इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? 8 प्रांतों में। भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे: एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में द्विशासन शासन की प्रस्तावना नहीं, प्रांतों के द्विशासन शासन की प्रस्तावना 1919 के अधिनियम के तहत है। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, यह भी 1919 का प्रावधान है। एक सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न का अधिकार मिला, यद्यपि मत देने का अधिकार अभी नहीं मिला, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए वेतन की मांग रख सकते थे। निम्नलिखित से किस अधिनियम में यह बात की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है, तो स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित से कौन सा आरक्षित माने गए थे? न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। स्थानीय स्वशासन नहीं बांटे गए थे। तो 1, 3, 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति हुई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसमें स्टेटमेंट सेकंड सिर्फ सही होगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट क्रिया किसे दी गई है? गवर्नर जनरल को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किस संबंधित है? संवैधानिक सुधार से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसके स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? केंद्रीय और प्रांतीय सरकार की अधिकारिता को। 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमय का कारण क्या था? इसके विनिमय का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इसकी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होनी अवांछनीय है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार के एकाधिकार कब खो दिया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1919 में। चार्टर अधिनियम 1813 के भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के से कौन सा एक कारण था? भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? 1813 ईस्वी में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। यह 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। निम्न से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारत परिषद अधिनियम 1909। ब्रिटिश शासन काल के संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में।
निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? 1773 ईस्वी में। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। सूची फर्स्ट सेकंड से सम्मिलित करना। नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में। निम्नलिखित में कौन सा निम्न से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसका हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड केस कोड भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर बने। बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। निम्न से भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में शब्द कथन को चिन्हित कीजिए। यह अधिनियम मार्लियामेंटस अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। ये गलत है, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय भाषाओं को अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। निम्नलिखित में से किसके शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कॉर्नवालिस में से निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर एक्ट 1853 में। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने का सहमत हुई? 1822 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक और दो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। सेकंड फर्स्ट है भारत सरकार के नियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में। कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित किया गया। नहीं, 1853 नहीं, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधे शासन करने का दायित्व ग्रहण किया। ये केवल दो सही हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इंडियन काउंसिल नहीं था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? 1892 में। सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी 1892 में। अगर ये प्रत्यक्ष पूछेगा तो प्रत्यक्ष 1919 के चार्टर एक्ट का अधिनियम हुआ था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1835, 1867, 1878 में, 1908 में। बॉम्बे मद्रास कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। इसमें 1862 ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन उसके अनुसार 1861 हो जाएगा। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक विरोधों से सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा का जाना जाता है मोंटेगू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मोंटेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोन्स कर्टिन्स को। 1919 में जब मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट किया गया? प्रांतों में प्रतियोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। भारत शासक अधिनियम 1919 में किसको स्पष्ट रूप से प्रभावित किया? केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 से। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, गवर्नरों के विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नियम की समाप्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट नहीं है? केंद्र में साथ ही साथ राज्य में द्वैत शासन। 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन को राजस्थी को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी शासन को असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए प्रजाओं का इस्तेमाल करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिवेशन 1935 में स्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भाषण भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? 1926 और 1945 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायक का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए हैं। ये निम्नलिखित वाक्य को संविधान सभा के पास में कहा था, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था।